हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। आज का अपना रेक्टिफिकेशन का प्रॉब्लम जो है वो इसके पहले किए हुए प्रॉब्लम से थोड़ा सा हटके है। आज से हम लोग रेक्टिफिकेशन के डिफिकल्ट जोन में धीरे धीरे एंट्री करने वाले हैं। इसमें एक सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा गूगली बॉल है। अगर वो सेंटेंस नहीं होता था तो इन दैट केस इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने का टेक्निक पूरा पूरा अलग हो जाता था। लेकिन क्योंकि वो सेंटेंस है या फिर जिस तरह से प्रॉब्लम प्रेजेंट किया हुआ है, इसकी वजह से आज का प्रॉब्लम तो थोड़ा सा आसान है। सेम प्रॉब्लम, लेकिन सेंटेंस में थोड़ा सा अगर बदलाव आ जाता है तो पूरा प्रॉब्लम करने का टेक्निक चेंज हो जाएगा। लेकिन वो चेंज टेक्निक क्या है वो समझने के लिए पहले अपने को आज का प्रॉब्लम ठीक से समझ के लेना पड़ेगा। सो प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, छोटे छोटे गूगली बॉल है, ठीक से खेलना है। चलो फिर लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹200। ओके, कास्ट मतलब क्या? कास्टिंग इसका मतलब टोटलिंग। आई एम रिपीटिंग अगेन, कास्टिंग इसका मतलब टोटलिंग। मतलब क्या हो गया है? ओवर कास्टिंग जितनी टोटल होनी चाहिए थी उसके मुकाबले ज्यादा टोटल हो गई है। ज्यादा मतलब ओवर, इसके लिए उसको बोला है ओवर कास्टिंग। नेक्स्ट, रेंट ऑफ ₹800 पेड टू मिस्टर अमित हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ओके, ये थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे, उसके अंदर ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हमने कंसिडर किया था। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अभिराज ₹350 have been entered in the purchase day book as ₹530। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और अभी ये दूसरा एडजस्टमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको स्टार मार्क करके रखता हूँ। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, repairs to furniture of ₹300 have been debited to furniture and fixture account। दिस इज रिलेटिवली ईजी। इसके पहले 3-4 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया हुआ है। कमीशन रिसीव्ड ₹200 has been posted to the debit of commission account। very good, now this is again an important point। next is a check of ₹320 issued to Mr. Ram has been wrongly entered in the cash column of the cash book। okay, this is also important point। but सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से आपको डिफिकल्ट जाने वाला ये, और ये तो बस पूछो मत, क्योंकि इसका टेक्निक, इसका सॉल्व करने का जो मेथड है वो इस प्रॉब्लम में अलग आएगा। बट सेम सेंटेंस थोड़े से अलग प्रॉब्लम में आता है तो मेरा सॉल्व करने का टेक्निक पूरा पूरा चेंज हो जाता है। तो लेट मी स्टार्ट विद द सिचुएशन नाउ। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹200। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रिटर्न इनवर्ड बुक था, रिटर्न, लेकिन कैसा? इनवर्ड। अगर हम लोग परचेस करते हैं तो गुड्स अपने पास आते हैं, तो अगर हमको परचेस रिटर्न करना क्या तो गुड्स बाहर चले जाएंगे। तो परचेस रिटर्न का मतलब हो जाता है रिटर्न्स आउटवर्ड। ये बोल रहे रिटर्न इनवर्ड, मतलब पहले गुड्स बाहर चले गए थे और अब वो रिटर्न करके वापस आ रहे हैं। पहले गुड्स बाहर कब गए रहेंगे? ऑब्वियसली जब हमने सेल्स किया रहेगा तभी किए रहेंगे। तो रिटर्न इनवर्ड बुक इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब है सेल्स रिटर्न बुक। आई रिपीट, इट इज सेल्स रिटर्न बुक। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹200। हमारा जो ये रिटर्न इनवर्ड बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, उसका जितना टोटलिंग होना चाहिए था उस टोटलिंग के मुकाबले ₹200 एक्स्ट्रा हो गए। आई होप यू रिमेंबर हाउ द एक्चुअल वर्किंग हैपन्स। लेट मी कंसिडर अगेन। हम लोग सबसे पहले क्या कंसिडर करते हैं? कोई भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे तो पूछते हैं ये कैश ट्रांजैक्शंस है क्या। अगर कैश ट्रांजैक्शन नहीं रहेंगे तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है क्या। अगर कैश ट्रांजैक्शन रहेंगे तो बोलते हैं इन दैट केस आपका प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री और आपका सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री। प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री कौन सा है? कैश बुक। इन केस ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस इट इज कैश बुक विच बिहेव्स पार्शियली लाइक जर्नल एंड पार्शियली लाइक लेजर। इसके लिए यहाँ पे जर्नल एंट्री भी हो जाता है, नरेशन के जैसा आ जाता है, और ऊपर से उसमें लेजर का एक इफेक्ट भी आ गया रहता है। कैश नहीं तो बैंक का इफेक्ट यहीं पे आता है, और उसके बाद में सेकंड इफेक्ट में लेजर में जाना पड़ता है। तो लेजर इज ओनली फॉर सेकंड इफेक्ट एंड हियर वन इफेक्ट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड। वन इफेक्ट इज कंसिडर्ड। ये कहाँ पे हो गया? ये हो गया आपका कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में हो गया। सेकंड कौन है? सेकंड है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हम बोलते हैं कि इसके दो अलग अलग तरीके रह सकते हैं। इट कैन बी आइदर द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और इट कैन बी ट्रांजैक्शन ऑफ अदर सिचुएशंस। अगर वो ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स रहेगा
तो इन दैट केस इट विल गो टू, उसका प्राइमरी बुक रहता है सब्सिडियरी बुक, और अगर वो अदर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रहेंगे तो इन दैट केस उसका प्राइमरी बुक होता है जर्नल प्रॉपर। और बाद में इनका सेकेंडरी बुक के लिए अपने को लेजर में जाना पड़ता है, इसके लिए भी अपने को लेजर में जाना पड़ता है। सो आई विल राइट इट ओनली वंस, कि दोनों के लिए लेजर में जाना पड़ता है, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। और लेजर के हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वी गिव बोथ द इफेक्ट्स, वी गिव बोथ द इफेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सिडरी बुक है वो प्योर जर्नल जैसे ही काम करता है। जर्नल प्रॉपर का नाम ही जर्नल प्रॉपर है, तो वो जर्नल जैसे ही काम करेगा। कैश बुक कैसा है, वो ड्यूअल काम करता है, डबल रोल करता है, वो जर्नल जैसे भी काम करता है और लेजर जैसे भी काम करता है। तो उसने लेजर जैसा काम करके होने की वजह से हमको लेजर नाम के बुक में सिर्फ एक ही इफेक्ट देने का बाकी रह जाता है, एक इफेक्ट कैश बुक में आ चुका रहता है। लेकिन जब तुम सब्सिडरी बुक की बात करोगे, जब तुम जर्नल प्रॉपर की बात करोगे, तो वो प्योर जर्नल जैसा काम करता है, वो लेजर जैसा काम करता ही नहीं है। मतलब उसमें वन इफेक्ट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड, ऐसा बोलना पॉसिबल ही नहीं है। दोनों इफेक्ट देने के लिए अपने को लेजर के पास जाना पड़ता है। फिर अभी हम सब्सिडरी बुक्स की बात करेंगे। सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शन किस तरह से होते हैं, आई विल कंसिडर इट हियर। इधर स्टार मार्क किया, इधर नीचे करके दिखाता हूँ। सब्सिडरी बुक में सबसे पहले डेट रहता है, फिर पर्टिकुलर्स रहते हैं, फिर आपका LF कॉलम रहता है, और फिर अगर कुछ रहेगा तो वाउचर नंबर, परचेस बिल नंबर, सेल्स बिल नंबर, ऐसा कुछ डिटेल्स रहता है। और उसके बाद में रहेगा आपका अमाउंट। ऐसे उसके अलग अलग कॉलम्स रहते हैं। अगर मुझे सब्सिडरी बुक्स ड्रॉ करने का है तो इस तरह से वो दिखता है। आई होप इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड। ओके, तो डेट कॉलम में हम लोग सबसे पहले क्या कंसिडर कर लेते हैं, डेट कॉलम में जो ट्रांजैक्शन रहेगा, तो एक महीने का सपोज सारा का सारा अलग अलग ट्रांजैक्शन है, 1 अप्रैल एंड 10 अप्रैल एंड मे बी 15 अप्रैल एंड मे बी 20 अप्रैल एंड से 25 अप्रैल, ऐसे अलग अलग ट्रांजैक्शन हो गए हैं। सपोज हम लोग वही बात करेंगे, सेल्स रिटर्न की बात करेंगे, तो ए को गुड्स रिटर्न कर दिया है, बी को रिटर्न किया है, सॉरी ए ने रिटर्न किया है, बी ने रिटर्न किया है, सी ने रिटर्न किया है, डी ने रिटर्न किया है, ई ने रिटर्न किया है। तो उनका जहाँ पे लेजर में उनका पेज रहेगा, उनका अकाउंट रहेगा, वो पेज नंबर यहाँ पे आएगा। सपोज ए का पेज जो है या फिर ए का जो अकाउंट है वो लेजर नाम के बुक में पेज नंबर 35 पे है, और बी का जो है वो पेज नंबर 40 पे है, सी का जो है वो 45 पे है, डी का है जो 25 पे है, और ई का जो लेजर है, लेजर अकाउंट है, वो लेजर नाम के बुक में लेटर से 15 नंबर के पेज पे है। फिर उसके अमाउंट देखने पड़ेंगे। सपोज इसका 500 रुपया रहेगा, सपोज इसका 1000 रुपया रहेगा, फिर से 500 रुपया। मैं सिंपल ट्रांजेक्शन कंसिडर करता हूँ, फिर से 1000 रुपया और बाद में फिर से 500 रुपया। तो 1500 प्लस 1500 मतलब हो गया 3000, 3000 और 500 मतलब हो गया 3500। तो इसका टोटलिंग यहाँ पे आएगा टोटल। तभी इसका पोस्टिंग कैसे होता है, 500 रुपये का पोस्टिंग चला जाएगा ए के अकाउंट में, 1000 रुपये का पोस्टिंग कैसे चला जाएगा बी के अकाउंट में, 500 रुपये का पोस्टिंग सी के अकाउंट में, 1000 का पोस्टिंग डी के अकाउंट में, और 500 का पोस्टिंग मिस्टर ई के अकाउंट में। ऐसा अलग अलग अकाउंट में चला जाएगा। हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न है, गुड्स हमने उनको बेचा था, उन्होंने वापस कर दिया है, इसका मतलब दे आर द गिवर्स, तो उनके सबके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ए के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, बी के अकाउंट को क्रेडिट, सी के अकाउंट को क्रेडिट, डी के अकाउंट को क्रेडिट और ई के अकाउंट को क्रेडिट। सर सबका क्रेडिट इफेक्ट ही दिया, डेबिट इफेक्ट देने का बाकी है। हमने अकाउंट्स में सबसे पहले क्या सीखा है, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो आपने इतने सारे क्रेडिट दिए, एक भी डेबिट नहीं दिया है, मैं बोलूँगा हाँ, उसका डेबिट कहाँ पे जाएगा, फिर उसका डेबिट चला जाएगा सेल्स रिटर्न नाम के बुक में, और वो कितने का रहेगा 3500 का रहेगा। तो यहाँ पे सपोज अपना सेल्स रिटर्न बुक जो है वो पेज नंबर 105 पे है, तो उसका LF यहाँ पे लिखा जाएगा। आई होप इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इस तरह से वर्किंग किया जाएगा। और फिर यहाँ पे अपना सेल्स रिटर्न बुक जो रहेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट जो रहेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ओके, उसमें हमको बोलना पड़ेगा गुड्स आर गोइंग आउट, तो गुड्स को क्रेडिट करते हैं, गुड्स आर कमिंग इन, तो गुड्स को अपने को डेबिट करना पड़ेगा। मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे, बोलेंगे अप्रैल महीने का सन्ड्रीज कितना अमाउंट है 3500। तो एक ही एंट्री आएगा सेल्स रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। बुक में अलग अलग एंट्रीज है, हर एक एंट्री का खुद का अलग अलग पोस्टिंग हो चुका है, और सभी एंट्री के टोटलिंग का सिंगल पोस्टिंग हम लोगों ने सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर किया हुआ है। इस तरह से पोस्टिंग हो जाता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर पोस्टिंग किस तरह से होता है, महीने भर का टोटलिंग करने के बाद हम लोग वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तो इंडिविजुअल अकाउंट में A, B, C, D, E उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, उसमें बराबर से 500, 1000, 500, 1000, 500 बराबर से चला गया है। और बाद में जब हमको अप्रैल महीने का टोटलिंग करना था, टोटलिंग करके उसको सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में डालना था, उधर हमने गड़बड़ कर दी है। हमने गलती से उसकी टोटलिंग जितनी होनी चाहिए थी 3500, वो छोड़ के हमने गलती से 3700 की है। ऐसा क्यों किया हमको पता नहीं।
टोटलिंग एरर हो चुका है। तो अभी गड़बड़ क्या होगी, ए बी सी डी ई इनके सबके अकाउंट में जो अपने को क्रेडिट देना है वो बराबर से क्रेडिट दिया हुआ रहेगा, 1500 जो भी कुछ रहेगा वो। लेकिन सेल्स रिटर्न अकाउंट को जो डेबिट देना है वो हमने हर एक एंट्री के बाद में नहीं देना था, हमने वो महीना खत्म होने के बाद में देना था। महीना खत्म हो गया, हमने टोटलिंग किया, टोटलिंग करने में गलती की, इसका मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट को जो डेबिट जाना चाहिए था 3500 वो गलती से हमने 3700 करके लिख दिया, वो गलती से हमने 3700 करके लिख दिया। सो इसका मतलब क्रेडिट इफेक्ट बराबर क्रेडिट इफेक्ट बराबर क्रेडिट इफेक्ट बराबर, बट डेबिट इफेक्ट में गलती हो गई है। डेबिट इफेक्ट शुड हैव बीन 3500, डेबिट इफेक्ट इज 3700। क्यों? क्योंकि सेल्स रिटर्न बुक का ओवरकास्टिंग हो चुका है। बहुत ही उम्दा ट्रांजैक्शन है, बहुत ही अच्छा ट्रांजैक्शन है। आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कि गलती किस तरह से हो गई है। सर इसको सॉल्व कैसे करने का? हाँ सर, क्या करेंगे, हम लोग इरेजर लेंगे, इसको रब कर देंगे और यहाँ पे 3500 लिख देंगे। मैं बोलूँगा ऐसा मत करो, अपने को क्या कंसिडर करना पड़ेगा फिर? रॉन्ग एंट्री हुई है क्या? नहीं, क्योंकि एंट्री में गड़बड़ नहीं हुई है, सिर्फ वो अमाउंट लिखने में, और वो भी एक ही अकाउंट के अंदर अमाउंट लिखने में, ए बी सी डी ई, उनमें गड़बड़ नहीं हुई थी। सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में जो अमाउंट लिखनी चाहिए थी वो अमाउंट हमने गलती से ज़्यादा लिखी हुई है, मतलब रॉन्ग एंट्री कुछ है नहीं, तो रिवर्स एंट्री भी कुछ नहीं आएगा, करेक्ट एंट्री करने की भी ज़रूरत नहीं है, और रेक्टिफिकेशन का भी एंट्री करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेक्टिफिकेशन करने का। मैं बोलूँगा ठीक है, सिंस इट इज़ अ कास्टिंग एरर, कास्टिंग मतलब क्या? टोटलिंग एरर। नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹200 टू कैंसिल द एक्सेस डेबिट गिवन। मतलब हम सिर्फ ये रिटर्न इनवर्ड अकाउंट जो अपना सेल्स रिटर्न अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे अप्रैल ओवर कास्टिंग, इतना लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे? 200। तो डेबिट साइड में 3700 दिखेगा और क्रेडिट साइड में 200 दिखेगा, अपने आप वो 3500 का नेट इफेक्ट दिखना चालू हो जाएगा। अकाउंट्स में कटिंग नॉट अलाउड, इरेजिंग नॉट अलाउड, रबिंग नॉट अलाउड, यू आर सपोज टू कीप इट एज इट इज। जो मिस्टेक हुई है दिखने दो, और मिस्टेक को रेक्टिफाई कैसे किया वो भी दिखने दो। सिर्फ इस रेक्टिफिकेशन को सॉल्व करने के लिए हमको जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एंट्री में गलती नहीं हुई थी, टोटलिंग में गलती हुई थी, और सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखने में गलती हुई थी। ए बी सी डी ई में गलती नहीं हुई थी, उनमें से किसी एक में भी गलती हुई रहती थी। फिर मैं बोलता था अरे बाबा, डेबिट में भी गड़बड़ हो गई है और क्रेडिट में भी गड़बड़ हो गई है, चलो फिर ये टोटलिंग एरर नहीं है बल्कि एंट्री का ही एरर है, तो अपने को शायद रेक्टिफिकेशन एंट्री भी करना पड़ सकता था। यहाँ पे टेंशन नहीं है। और अभी एक बात बता के रखता हूँ, आज के प्रॉब्लम के काम का नहीं है। सपोज अगर वो ऐसा बोलते थे, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच वेयर लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आई रिपीट, ये सेंटेंस जो है दिया उन्होंने, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, ये सेंटेंस के आगे अगर वो ऐसा बोलते थे विच वेयर लोकेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, फिर मैं बोलता था अरे बाबा ये ज़रा डिफिकल्ट सिचुएशन है, अब मुझे सिर्फ ये जो हमारा लॉजिक है कि ओवरकास्टिंग हो गया है तो सिर्फ रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दो, काम खत्म हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, ऐसा बोलने का नहीं चलेगा। अपने को उसके लिए स्पेशल जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कब बनता है, कैसे बनता है, आज के प्रॉब्लम के कुछ काम का नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में, आई रिपीट, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में अगर किधर कास्टिंग एरर नजर आया रहेगा, ओवर कास्टिंग हो चुका है, अंडर कास्टिंग हो चुका है, ऐसा कुछ ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में नजर आया रहेगा, तो फिर आपको सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना पड़ता है। आप डायरेक्टली जहां पे ओवर कास्टिंग हो चुकी है उसके अपोजिट साइड में, जहां पे अंडर कास्टिंग हो चुकी है उसके सेम साइड में जाके कुछ सिर्फ अमाउंट लिखने का, ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग, ऐसा करना चलेगा नहीं। आपको एक्चुअल रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, आज का प्रॉब्लम सादा प्रॉब्लम है, चिंटू बिंटू प्रॉब्लम है, एलिमेंट्री प्रॉब्लम है। वो क्या कहता है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही हमको ये एरर्स नजर आ चुके हैं, इसका मतलब अपने को सस्पेंस अकाउंट के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है, सस्पेंस अकाउंट देखने की भी जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे क्या गड़बड़ हो गई है, ओवरकास्टिंग हो गया क्या, ओके। तो ये अकाउंट कैसा रहता है देखो, हमेशा डेबिट में रहता है कि हमेशा क्रेडिट में रहता है। देखो अब ये सेल्स रिटर्न अकाउंट है, मतलब गुड्स आर नॉट गोइंग आउट, गुड्स आर कमिंग इन, रिटर्न्स इनवर्ड बोला है, मतलब गुड्स आर कमिंग इन, मतलब ये डेबिट वाला अकाउंट रहेगा। और डेबिट वाले अकाउंट का ओवरकास्टिंग हो गया है, मतलब डेबिट साइड हेवी है, डेबिट साइड हेवी है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा बाय ओनली 200 रुपीज़। और उसका नाम क्या रखने का, उसका नाम रखने का ओवरकास्टिंग। 2 बाय वगैरह कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि यू आर जस्ट आइडेंटिफाइंग द एरर एंड रेक्टिफाइंग द सेम विदाउट पासिंग इन एंट्री, बिकॉज देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ डबल इफेक्ट, देर इज ओनली प्रॉब्लम ऑफ सिंगल इफेक्ट। सबको समझा क्या? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रॉन्ग एंट्री NA, रिवर्स एंट्री NA, करेक्ट एंट्री NA, रेक्टिफिकेशन एंट्री भी NA, और जर्नल में जाके लिखूंगा सिंस इट्स अ कास्टिंग एरर, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, सिंस इट्स अ कास्टिंग एरर
नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹200 टू कैंसल द एक्सेस डेबिट गिवन, टू कैंसल द एक्सेस डेबिट गिवन। सर आपको कैसे समझा, डेबिट ही दिया रहेगा तो हमको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट करके दिया है और डेबिट को ओवरकास्टिंग किया है, इसका मतलब अपने को अभी उसको कैंसिल करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नहीं जरूरत पड़ी तो क्या करने का है, वीडियो को फिर से रिवाइंड करने का है और फिर से एक बार देख लेने का है। ओके, लेट मी गो अहेड नाउ। सेकंड सिचुएशन, रेंट ऑफ ₹800 पेड टू मिस्टर अमित हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ये तो हमने बहुत सारा बार किया हुआ है। एनी ट्रांजैक्शन which involves one personal account, one real account and one nominal account, and such transaction is done on our own behalf। अगर ऐसा रहेगा तो हम बोलते हैं ऐसे ट्रांजैक्शन में द पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन एंड नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट कम्स इन द एंट्री। तो रेंट ₹800 पेड टू मिस्टर अमित हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मैं बोलूंगा अरे यार रेंट पे किया है ना, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होना चाहिए था। एंड अमित शुड हैव गॉन इन नरेशन, बट गलती से क्या हो गया, अमित को डेबिट दे दिया, अमित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसे एंट्री करके हो चुका है। मैं बोलूंगा ये गलत एंट्री है, अमित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। सो अमित टू कैश, कैश टू अमित। फिर क्या करेंगे, रिवर्स को और करेक्ट को जोड़ देंगे, रिवर्स को और करेक्ट को जोड़ देंगे तो जो जो चीज़ें कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के बाद लेट मी टेक माई वाइट पेन। ओके, जो बचेगा वो अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी। सो एंट्री क्या बचेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, रेंट के डेबिट में अमित के क्रेडिट में। अपने जर्नल में जाके लिखूंगा रेंट अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, अमाउंट कितनी है 800, बीइंग रेंट पेड टू अमित रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ओके, बीइंग रेंट पेड टू अमित रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। मैंने बता दिया है, अगर जरूरत पड़ी तो क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसको पूरा देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अभी जरा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आने वाला है। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अभिराज, गुड्स सेल किया है और किसको बेचा है, अभिराज को बेचा है। कितने का बेचा है, 350 का बेचा है, मतलब अभिराज इज द रिसीवर एंड गुड्स आर गोइंग आउट। सो एंट्री क्या हो जाएगी, अभिराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये बेसिक एंट्री होनी चाहिए थी। अब आगे क्या हो गया, हैव बीन एंटर्ड इन द परचेस डे बुक। अरे बाप रे, फिर से एक बार, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अभिराज ₹350 हैव बीन एंटर्ड इन द परचेस डे बुक एज ₹530। दुनिया भर के अलग अलग प्रॉब्लम्स करके रखे उसने। सबसे पहले अपने को पूछने का है कि सर ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैं बोलूंगा कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सर आपको कैसे समझा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वो परचेस डे बुक में चला गया है, मतलब सब्सिडरी बुक में गया है। सब्सिडरी बुक में हम तब जाते हैं जब वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहता है, क्योंकि अगर वो कैश ट्रांजैक्शन रहेगा तो हम पहले ही पूछते हैं अरे ट्रांजैक्शन कैश का है क्या, तो नीचे उतर जाओ, आगे मत जाना, ऐसा हमारा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लॉजिक रहता है। तो अगर वो आगे सब्सिडरी बुक तक चला गया है, मतलब ये तो हम लोग आराम से अज्यूम कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन शायद कौन सा रहेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कौन सा वाला है, सेल ऑफ गुड्स का है। मतलब उसने सब्सिडरी बुक में, जहां पे 4 बुक्स जनरली रहते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये 4 अलग अलग बुक वहां पे रहते हैं। उसमें से उसने सेल्स बुक के अंदर जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन टू द सेल्स बुक, शुड नॉट हैव गॉन टू द परचेज बुक, बट ही हैज गॉन टू परचेज बुक। अब वो परचेज बुक में लिखेगा तो परचेज बुक भी दिखने को ऐसे ही दिखेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, तुम्हारा परचेज बिल नंबर एंड अमाउंट ऐसा करके दिखना चालू करेगा। फिर यहाँ पे उसका नाम आया रहेगा मिस्टर अभिराज करके, और बाद में यहाँ पे उसका एलएफ आया रहेगा, उसकी अमाउंट लिख दी रहेगी जो भी कुछ रहेगी वो। फिर अगर यहाँ पे अमाउंट लिख दी रहेगी तो इसका डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट परचेज बुक के हिसाब से जाएगा। परचेज बुक क्या बोलेगा, अरे मिस्टर अभिराज इज अ रिसीवर, इन रियलिटी अभिराज इज अ रिसीवर एंड गुड्स आर गोइंग आउट, बट परचेज बुक में गया अपने को क्या बोलना पड़ेगा, नहीं अभिराज इज अ गिवर, क्योंकि परचेज बुक का ढांचा ही वैसा है, परचेज बुक का स्ट्रक्चर ही वैसा है। जो चीज़ें परचेज बुक में आती है वहां पे हम क्या बोलते हैं, हमने इनके पास से परचेज किया है। तो इधर अगर अभिराज का नाम आया रहेगा, इधर सपोज अगर अभिराज का नाम आया रहेगा तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो अभिराज नाम का हीरो है उसने अपने को गुड्स बेचा है, हमने उसके पास से गुड्स परचेस किया है, ऐसा अज्यूम करके हम लोग उसका एलएफ देखेंगे और उसका जो भी कुछ अमाउंट है वो अमाउंट, अभी यहाँ पे उन्होंने बोला वो 530 लिख दिया, खतरनाक। और भी मिस्टेक, एक तो गलत बुक ढूंढा, गलत बुक में जाकर रिकॉर्ड किया और वो भी गलत अमाउंट रिकॉर्ड की, तो बुक भी गलत है और अमाउंट भी गलत है। तो परचेज बुक में एंट्री क्या है, मतलब उसने एंट्री क्या किया रहेगा, अल्टीमेट एंट्री हुआ रहेगा परचेस गुड्स आर कमिंग इन, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराज, क्योंकि हम जिसके यहाँ से परचेस करते हैं वो गिवर बन जाता है, तो उसने एंट्री करके रखा है परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराज अकाउंट। सब्सिडरी बुक्स में परचेस बुक के अंदर ये एंट्री किया रहेगा। फिर
इसका 2 इफेक्ट देना पड़ता है। इसके लिए अभिराज के बुक्स में जाके एंट्री किया रहेगा और परचेस अकाउंट के अंदर जाके एंट्री किया रहेगा। एक है परचेस बुक जो जर्नल प्रॉपर का भाग है, और एक है परचेस अकाउंट जो लेजर के अंदर का एक अकाउंट है। अगर ये याद नहीं आता रहेगा तो प्लीज़ जाके सब्सिडरी बुक का शुरुआत के लेक्चर्स देखिए, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि परचेस बुक का मतलब क्या है और परचेस अकाउंट का मतलब क्या है, सेल्स बुक का मतलब क्या है और सेल्स अकाउंट का मतलब क्या है। आज का टॉपिक रेक्टिफिकेशन का है, तो अब मैं ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते बैठूंगा कि परचेस बुक और परचेस अकाउंट में क्या फर्क रहता है। सिंस इट इज रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, दैट मीन्स ही मस्ट हैव गॉन टू परचेस अकाउंट एंड अभिराज अकाउंट। और गुड्स परचेस क्या मतलब, गुड्स आर कमिंग इन मतलब परचेस अकाउंट को डेबिट दिया रहेगा और अभिराज अकाउंट को क्रेडिट दिया रहेगा। और वो भी उसने कितने का दे दिया है, 530 का दे दिया है। सर आपको कैसे समझा, प्रॉब्लम ने खुद ने बोला है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अभिराज ₹350 हैव बीन एंटर्ड इन द परचेस बुक एज ₹530। मतलब उसने गलती से एंट्री किया है परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराज अकाउंट। आपको याद रहेगा तो मैंने आपको बोला था कि जनरली मैं वर्किंग नोट के अंदर अमाउंट लिखता नहीं हूँ, क्योंकि वर्किंग नोट में अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत सारा टाइम हम लोग डायरेक्टली फाइनल एंट्री में कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसमें बहुत सारी गलतियां हो गई है, इसके लिए गलतियों को समझ के लेने के लिए हम लोग अमाउंट पर्टिकुलर कॉलम में भी लिख रहे हैं, मतलब वर्किंग नोट में भी लिख रहे हैं, और मेन आंसर में तो लिख ही देंगे। तो अमाउंट क्या लिख दिया हमने, परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराज अकाउंट 530। ये उसकी गलती हो चुकी है, बट सही क्या था, सही था हमने अभिराज को गुड्स बेचा हुआ है, तो एंट्री हो जाएगी अभिराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये करेक्ट एंट्री है। सो द करेक्ट एंट्री इज अभिराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रॉन्ग एंट्री इज परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराज अकाउंट। करेक्ट एंट्री में अमाउंट रहनी चाहिए थी 350, गलत एंट्री में अमाउंट भी गलती कर दी है 530। तो गलत अकाउंट चुने, उसमें गलत अमाउंट लिखी, तो फिर हम बोलेंगे ठीक है यार, जो रॉन्ग किया उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा अभिराज अकाउंट डेबिट 530 टू परचेस अकाउंट 530। गुड। फिर हमारा रूल क्या कहता है, रिवर्स को और करेक्ट को जोड़ दो, जोड़ के जो बनेगा वो रहेगी तुम्हारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो रिवर्स को और करेक्ट को जोड़ने का है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल हो सकती है, जैसे ऊपर कैश कैंसिल हो गई थी। सर यहाँ पे भी कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखेंगे। हाँ सर, अभिराज कैंसिल हो जाएगा, मैं बोलूँगा फटका मारूंगा, जरा संभल के दिमाग चला के देखो। हमने कैश को कैंसिल क्यों किया था, क्योंकि एक एंट्री में मतलब रॉन्ग रिवर्स एंट्री में वो कैश अकाउंट डेबिट में था और करेक्ट एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट में था। सेम अकाउंट डेबिट क्रेडिट मतलब अपोजिट साइड, इसके लिए उसको कैंसिल किया था। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अभिराज अकाउंट इधर भी डेबिट ही हुआ है और इधर भी डेबिट ही हुआ है, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, सेम साइड में है। सेम साइड में मतलब वो कैंसिल नहीं हो सकता है। बाद में परचेस अकाउंट को क्रेडिट किया है और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। अगर आप ठीक से देखोगे आपको समझेगा कि इसमें कैंसिल होने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैंसिल होने का कंडीशन क्या है, सेम अकाउंट कभी डेबिट में चाहिए तो कभी क्रेडिट में चाहिए, फिर वो अपने आप को कैंसिल कर सकता है। यहाँ पे सेम अकाउंट है, अभिराज सेम अकाउंट है, बट वो डेबिट क्रेडिट में नहीं है, इधर भी डेबिट में है उधर भी डेबिट में है, मतलब वो कैंसिल होने वाला नहीं है। सो मुझे कहना पड़ेगा कि अभिराज अकाउंट डेबिट ₹880 टू परचेस अकाउंट 530 टू सेल्स अकाउंट 350। तो यहाँ पे जोड़ दिया है, लेकिन जोड़ते वक्त कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है, मतलब ये इस तरह से वर्किंग होने वाला है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ। सो अभिराज को डेबिट पहले कितने का देना पड़ा, 530, और कितने का देना पड़ा, 350। सो 530 प्लस 350 मतलब हो जाएगा कितना, 880। 530 प्लस 350 मतलब 880। परचेस को क्रेडिट कितने का, 530 का, और सेल्स को क्रेडिट कितने का, 350 का। तो 530 यहाँ पे आ गया, 350 यहाँ पे आ गया, काम खत्म हो गया। सो अभिराज अकाउंट डेबिट 880 टू परचेस अकाउंट 530 टू सेल्स अकाउंट 350, काम खत्म, पैसा हजम। एंट्री विल बी रेक्टिफिकेशन एंट्री। अभिराज को डेबिट दे दो 880। सर 880 का डेबिट क्यों देने का, क्योंकि उसको 350 का डेबिट देना चाहिए था, लेकिन उसको 530 का क्रेडिट दे के रखा है। उसको डेबिट देना चाहिए था 350 का, बट उसको क्रेडिट दे के रखा है 530 का। तो यहाँ से वापस पहले आना पड़ेगा, तो वापस आने के लिए पहले 530 को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर हम 0 पे पहुंच जाएंगे, फिर वापस आके 350 पे ऐड करना पड़ेगा, मतलब 530 भी चलो और 350 भी चलो। मतलब अभिराज को डेबिट कितना दे दो, 880 का डेबिट दे दो। परचेस अकाउंट को क्रेडिट दे दो 530, क्योंकि उसको खाली फुकट गलती से डेबिट किया था, तो उसको कैंसिल करने का भी उसको क्रेडिट दे देंगे। और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट दे दो, क्योंकि उसको क्रेडिट देना चाहिए था, वो रह गया था, तो अभी दे देंगे। सो जिसको लॉजिक चाहिए लॉजिक बताया है, जिसको टेक्निक चाहिए उसको टेक्निक बताया हुआ है। टेक्निक में क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक के ऊपर एक एंट्री बैठ रही है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, ओके। चलो फिर एंट्री करूंगा, अभिराज अकाउंट डेबिट 880 टू परचेस अकाउंट 530 टू सेल्स अकाउंट 350। आ जाओ अपने मेन आंसर में, इधर लिख दिया अभिराज अकाउंट डेबिट ₹880 टू परचेस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, और लिखूंगा बीइंग क्रेडिट सेल्स of ₹350 to Abhiraj, wrongly recorded as credit purchase of ₹530, now rectified।
मिस्टेक क्या है वो भी बताने का, और मिस्टेक को रेक्टिफाई कैसे किया वो भी बताने का। ये अपना बेसिक नरेशन का रूल रहता है। लेट मी गो अहेड। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, दो अलग अलग पॉइंट बहुत अच्छा आ गया। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? रिपेयर्स टू फर्नीचर ₹300 हैव बीन डेबिटेड टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट। मैं बोलूंगा अरे यार ये तो सिंपल है, रिपेयर किया था ना, मतलब ये नॉट इंस्टॉलेशन चार्जेस, दिस इज नॉट एन अमाउंट विच इज स्पेंड फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन। ये एसेट ऑलरेडी चल रहा था, उसको सिर्फ रिपेयर कर रहे हो, तो इसको कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट अटैच कंसेप्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने इसको क्या कंसिडर करना चाहिए था? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी, एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स टू कैश अकाउंट, बट गलती से एंट्री क्या है? फर्नीचर टू कैश अकाउंट। तो जो गलती की है उसको उल्टा कर देंगे, कैश टू फर्नीचर अकाउंट, फिर कैश कैश कैंसिल, कैश कैश कैंसिल, और एंट्री क्या बच जाएगी? रिपेयर्स टू फर्नीचर अकाउंट 300। तो मेन एंट्री में जाके लिखूंगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट ₹300 बीइंग रिपेयर्स टू फर्नीचर रॉन्गली डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। सर नहीं, आप कभी कभी कैपिटलाइज करते हो, एसेट में ऐड करते हो, हाँ, लेकिन तब जरूरी क्या रहता है कि इट शुड बी एन अमाउंट विच इज स्पेंड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। नया नया एसेट को हम लोग उसको वर्किंग कंडीशन लाने के लिए कुछ खर्चा करते हैं, तो वो ऐड करने का है। ये पुराना फर्नीचर है, उसको सिर्फ रिपेयर्स कर रहे हो, तो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन शुड नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, इसलिए उसको ऐड नहीं कर रहे हैं। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 देखो क्या कहता है। कमीशन रिसीव्ड ₹200 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमीशन अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड ₹200, कमीशन रिसीव्ड है, कितने का है? ₹200 का। रिसीव्ड है बाबा लोग याद रखो, रिसीव्ड है इसका मतलब अपना इनकम है, मतलब कैश में पैसा आ रहा है और कमीशन अपना इनकम है। एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, बट हैज बीन पोस्टेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट डाला उन्होंने? पोस्टेड, हैज बीन पोस्टेड शब्द डाला हुआ है। मतलब उन्होंने एंट्री पास करने के टाइम जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में जो एंट्री पास करनी थी, फिर कैश बुक में जो एंट्री करनी थी, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है, कमीशन रिसीव्ड बोला है, कमीशन रिसीव्ड है मतलब कैश बुक में आ जाएगा, ट्रांजैक्शन कैश बुक में आ गया, क्रेडिट में है ही नहीं, तो यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जाने वाला है। और वहाँ पे हम क्या करेंगे? कमीशन रिसीव्ड बोला है मतलब कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाके एंट्री कर देंगे। और सेकंड इफेक्ट क्या करना चाहिए था? लेजर में कमीशन नाम के अकाउंट को ढूंढना था और कमीशन नाम के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना था बाय कैश अकाउंट। आई रिपीट, कैश बुक में डेबिट साइड में बराबर लिखा टू कमीशन, लेकिन जब पोस्टिंग करने की बारी है लेजर में, मतलब कैश बुक बंद करके हो गया, अभी लेजर नाम का बुक खोला, वहां पे पोस्टिंग करने का था, कमीशन पेज किधर है ढूंढा, और कमीशन का पेज जहां पे वहां पे जाके क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था बाय कैश, उधर गलती से लिख दिया टू कैश। मतलब कैश बुक के भी डेबिट में एंट्री हो चुका है और कमीशन के क्रेडिट में एंट्री पोस्टिंग होने के बजाय कमीशन के डेबिट में हो गया, मतलब दोनों डेबिट डेबिट आ गया है। हमारा रूल क्या कहता है? एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो सर अभी क्या करें? मैं बोलूंगा सबसे पहले याद रखो, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये गलती नजर आई। आई रिपीट, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये गलती नजर आई, ये गलती आपको पहले ही नजर आ चुकी है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आराम से कह सकता हूं कि ये गलती अगर पहले से नजर आ गई है तो फिर ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, तो फिर सस्पेंस अकाउंट आया ही नहीं है, इसका मतलब मैं बोलूंगा रॉन्ग एंट्री क्या है? नॉट एप्लीकेबल। रिवर्स एंट्री क्या है? नॉट एप्लीकेबल। करेक्ट एंट्री भी नॉट एप्लीकेबल एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री भी नॉट एप्लीकेबल। ये रेक्टिफिकेशन हम लोग बिना रेक्टिफिकेशन एंट्री के कर देंगे जस्ट बाय मेकिंग द पोस्टिंग। क्या करेंगे फिर यहाँ पे? सिंस इट्स अ पोस्टिंग एरर, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड, कमीशन अकाउंट इज नाउ क्रेडिटेड बाय ₹400। उसको क्रेडिट कितने से करना चाहिए था? 200 से, बट उसको गलती से क्या कर दिया? डेबिट देकर रखा है 200 से, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं। मैं बोलूंगा अरे यार तुझे क्या करना था? क्रेडिट देना था 200 से और तूने दे दिया है डेबिट 200 से, तो जहां पे कुछ रहना चाहिए वहां पे 0 है और जहां पे कुछ नहीं रहना चाहिए वहां पे 200 है। मैं बोलूंगा पहले इसको क्या करो, इसको 0 कर दो। तो डेबिट के 200 को 0 करने का मतलब क्रेडिट में 200 डालना पड़ेगा। अब क्या हो गया? डेबिट के 200 का इफेक्ट नलीफाई हो गया। लेकिन सर सिर्फ डेबिट का डेबिट इफेक्ट नलीफाई करके नहीं चलेगा, अपने को क्रेडिट में 200 चाहिए। मैं बोलूंगा ठीक है फिर क्रेडिट में और 200 लिखो। मतलब इन शॉर्ट डेबिट में 200 रखेंगे और क्रेडिट में 400 रखेंगे, तो अपने आप डेबिट का 200 खुद को कैंसिल कर लेगा और क्रेडिट साइड में 200 बच जाएगा। मैं बोलूंगा इन दैट केस कमीशन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹400। सोच के देखो, ये अपना डेबिट साइड ऐसा सोचो और ये अपना क्रेडिट साइड ऐसा सोचो। आपने क्या करना चाहिए था? डेबिट साइड क्रेडिट साइड में 200 लिखना चाहिए था, बट आपने ऐसा किया कि नहीं किया? नहीं किया। आपने गलती से क्या कर दिया? आपने डेबिट साइड में 200 लिख दिया। मैं बोलूंगा अरे यार मुझे इफेक्ट क्या चाहिए? आई वांट, ये अपना तराजू है तो उसके क्रेडिट साइड में 200 चाहिए, तूने डेबिट साइड में 200 डाल के रखा। अब मैं क्या करूं? मैं बोलूंगा सर अब कुछ मत करो, क्रेडिट साइड में 400 डाल दो।
क्योंकि रबिंग नॉट अलाउड, इरेजिंग नॉट अलाउड, कटिंग नॉट अलाउड। तो 200 डेबिट में 400 क्रेडिट में, मतलब अपने आप को इसने ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया। डेबिट साइड में 200 पड़ा है, क्रेडिट साइड में 400 पड़ा है, मतलब अल्टीमेटली क्रेडिट साइड में 200 एक्स्ट्रा है जो अपने को चाहिए था। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सो दैट्स अ बेसिक आइडिया। कमीशन अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹400 टू रेक्टिफाई द रॉन्ग डेबिट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब आएगा मेरे ख्याल से अपना लास्ट पॉइंट। यप, अ चेक ऑफ ₹320 issued to Mr. Ram has been wrongly entered in the cash column of cash book. A check of ₹320 issued to Mr. Ram. चेक इशू किया है हमने, तो राम इज द रिसीवर एंड चेक दिया, इसका मतलब बैंक इज द गिवर। एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना है 320, बट इट इज रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। तो उन्होंने गलती क्या कर दी है, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, बट गलती से उन्होंने कैश कॉलम एंट्री कर दी। मतलब एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री हो गई। मैं बोलूंगा अरे यार बैंक को क्रेडिट करना था, कैश को को क्रेडिट किया। चल अभी क्या करेंगे, रबिंग नॉट अलाउड, कटिंग नॉट अलाउड, इरेजिंग नॉट अलाउड। चलो इसको रिवर्स करते हैं, कैश टू राम, फिर इन दोनों को हम लोग जोड़ने का कोशिश करते हैं। जो कैंसिल हो जाएगा वो होने दो, बचे कुछ को रेक्टिफिकेशन एंट्री में डालेंगे। तो यहाँ पे राम का क्रेडिट और राम का डेबिट कैंसिल हो गया, बच गया कौन, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बी पास नाउ, कैश टू बैंक अमाउंट कितना है 320। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग चेक इशूड रॉन्गली एंटर्ड इन कैश कॉलम नाउ रेक्टिफाइड। मिस्टेक किधर है, राम के अकाउंट में मिस्टेक नहीं हुई थी, मिस्टेक किधर हुई थी, बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था, गलती से कैश कॉलम में लिखा हुआ है, मतलब अपने को अभी कैश कॉलम को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी कंप्लीट। तो आज का प्रॉब्लम बहुत सारा अच्छा अच्छा पॉइंट सीखा हमने। एक बार पूरा हमने रिवीजन कर लिया कि सब्सिडरी बुक्स में से पोस्टिंग कैसे होता है। फिर हमने ये देखा कि अगर सब्सिडरी बुक में ओवर कास्टिंग हुआ रहेगा, अंडर कास्टिंग हुआ रहेगा, तो उसको रेक्टिफिकेशन करने का है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो एंट्री की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग डायरेक्टली जहाँ पे ओवर कास्टिंग हुआ है उसके अपोजिट साइड में अमाउंट लिख सकते हैं, डबल अमाउंट, और जहाँ पे अंडर कास्टिंग हुआ रहेगा वहाँ पे सेम साइड पे सेम अमाउंट लिख जाते हैं। दैट्स हाउ द थिंग्स एक्चुअली हैपन। फिर हमने और एक चीज़ देखी कि अगर तुमने परचेस को रिकॉर्ड करना चाहिए था लेकिन सेल्स रिकॉर्ड किया, सेल्स को रिकॉर्ड करना चाहिए था लेकिन परचेस को रिकॉर्ड किया, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। वो अभिराज का वर्किंग था कि था सेल्स लेकिन गलती से रिकॉर्ड किया था परचेस, और ऊपर से उसमें अमाउंट भी गलत कर दी थी। तो जब हम एंट्री जोड़ने को गए तो कुछ भी कैंसिल ही नहीं हुआ, बल्कि दोनों एंट्री अपने को एक के ऊपर एक रख के उसको कंबाइन करके लिखना पड़ा था। दैट इज अ न्यू थिंग विच वी हैव स्टडीड। एंड लास्टली हमने देखा सिर्फ पोस्टिंग एरर हुआ रहेगा, मेन अकाउंट में एंट्री बराबर है कैश बुक में, लेकिन उसका सेकंड इफेक्ट देने के टाइम मिस्टेक हुआ रहेगा और ट्रायल बैलेंस बनाने का बाकी है, तो सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा डर लगा रहेगा तो फिर से बार रिवाइज कर लो, सो दैट इट विल बी इजी फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।